वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो आपके फेलोशिप से रिलेटेड होते हैं। जब आप फेलोशिप एक्टिवेट कराते हो तो एक्टिवेट करा लेते हो, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं जिनको आप सर्च करने की कोशिश करते हो या किसी से पूछते हो। इस वीडियो में हम आपको सारे जितने भी डाउट्स होते हैं, आपको फेलोशिप आपने एक्टिवेट तो करा लिया, उसके बाद बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं उनका एक ही वीडियो में हम सोल्यूशन दे देंगे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये वीडियो देख लेना है लास्ट से, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक, और आपको पूरी आपकी जो क्वेरी होगी वो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस की। जैसे आप फेलोशिप जब एक्टिवेट कराते हो तो आपके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपका मतलब फेलोशिप एक्टिवेट करा ली तो स्टूडेंट आईडी कब आएगी, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो कॉमन होता है कि बैंक अकाउंट हम कौन सा लगाएं फेलोशिप एक्टिवेशन के टाइम पे, कैनरा बैंक का लगाएं या किसी अदर बैंक का लगा सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन होता है कि एचआरए जो है वो हमें मिलेगा कि हॉस्टल में रहेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एचआरए किन किन स्टूडेंट्स को मिलता है, हॉस्टल वालों को भी मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा आप क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट आईडी आपको मिल गई लेकिन बेनिफिशियरी कोड आपको कैसे मिलेगा। इसके अलावा फेलोशिप आपकी कैसे स्टार्ट होगी, आपके रिजल्ट की डेट से होगी या आपके एडमिशन की डेट से होगी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है आपके बीच में। दूसरा कि आपने जो डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर किए हैं उसके कितने दिनों के बाद आपकी फेलोशिप आपके अकाउंट में आएगी। इसके अलावा आपने एडमिशन लिया है तो गाइड अलॉट होने के पहले आप एक्टिवेट करा सकते हो अपनी फेलोशिप या बाद में एक्टिवेट करा सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन होता है कि कोर्स वर्क के साथ ही आप अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो या कोर्स वर्क के बाद करा सकते हो, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जेआरएफ एक्टिवेशन के बाद क्या टॉपिक होना डालना पड़ता है आपके जो एक्टिवेशन के लिए या नहीं डालना पड़ता, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कि क्या ये कंपलसरी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, क्या ये कंपलसरी है कि पीएचडी में एडमिशन लेना फेलोशिप अवेल करने के लिए, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या अगर फेलोशिप हमें लेनी है, क्या रेगुलर ही पीएचडी करेंगे कि पार्ट टाइम पीएचडी से भी या डिस्टेंस मोड की पीएचडी से भी हमारा काम चल जाएगा, हमें फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा कि कितना टाइम पीरियड होना चाहिए आपके रिजल्ट से और आपके एडमिशन में जेआरएफ के एक्टिवेशन में, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है तो आप कैसे फेलोशिप क्लेम कर सकते हो, क्या वहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत क्वेश्चन अभी आ रहा है कि अवार्ड लेटर और ई सर्टिफिकेट मतलब साथ साथ में आता है या अलग अलग आता है। और एक जो बहुत मिस्टेक होती है ओबीसी कैंडिडेट से, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो उनसे सेंट्रल लिस्ट का जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जबकि उन्होंने जो है स्टेट का लगा दिया होता है। जबकि जब वो फेलोशिप एक्टिवेट कराने जाते हैं तो उनका जो चेकर या मेकर होता है वो बोलता है कि आप सेंट्रल लिस्ट में जो है ओबीसी सर्टिफिकेट लाए, वो आप दिखा नहीं पाते हो। तो इन सब चीज़ों के जितने भी क्वेरी हमने बताया, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी क्वेरी जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो इस वीडियो में वो बात करने वाले हैं स्टूडेंट आईडी की। स्टूडेंट आईडी कब आती, तो स्टूडेंट आईडी जब आपका रिजल्ट आ जाता है। फेलोशिप कैसे एक्टिवेट करना है वो मैंने वीडियो में बताया है। रिजल्ट आता है आपका पीडीएफ में, ठीक है, और रिजल्ट आता है तो आपका मार्कशीट भी आ जाती है प्लस रैंक, ये चीज़ें आ जाती है। पीडीएफ में रिजल्ट आ जाता है। अब पीडीएफ में जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है, आना होता है आपका ई सर्टिफिकेट जो कि नेट के लिए होता है, और अवार्ड लेटर जो कि आपकी फेलोशिप के लिए होता है, ठीक है। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन आपका होता है कि स्टूडेंट आईडी जब मिलेगी आपको तभी आप जो है अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पीडीएफ का जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद, जैसे अभी इस बार का जो यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ हुआ था, सीएसआईआर जेआरएफ जो एनटीए ने कराया था, उसका रिजल्ट अभी कल आया है। उसका सर्टिफिकेट 16
1/2024 को ई सर्टिफिकेट आया है, इसका रिलीज किया है, लेकिन जो है वो अवार्ड लेटर नहीं आया है। तो इसका अवार्ड लेटर मतलब ये है कि अवार्ड लेटर अलग से आएगा, जो सर्टिफिकेट है वो एनटीए ने दे दिया है, ई सर्टिफिकेट नेट का वो एनटीए देता है। जो अवार्ड लेटर है सीएसआईआर वालों को, वो कुछ जिनका यूजीसी जेआरएफ हुआ होगा उनको तो एनटीए देगा अवार्ड लेटर, लेकिन जिनका सीएसआईआर जेआरएफ होगा उनका एचआरडीजी देगा, सीएसआईआर एचआरडीजी वो देगा, वो उसके लिए वो नोटिस अलग से आएगी आपके पास थोड़े टाइम में। ठीक है, तो आपका ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो आपका जब सर्टिफिकेट अवार्ड लेटर आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो यूजीसी है, यूजीसी या सीएसआईआर या जो भी फंडिंग एजेंसी, ये क्या करती है, आपने जहां एडमिशन लिया ये क्या करती है, एक स्टूडेंट आईडी बनाती है हर स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट के जितने भी रिजल्ट होते हैं वो स्टूडेंट आईडी बनाता है। वो स्टूडेंट आईडी क्या होती है, वो स्टूडेंट आईडी जो यूजीसी है वो क्या करती है, आपके जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है उसको सेंड करेगी। अब जैसे ही इसको यूनिवर्सिटी को सेंड करेगी आपकी, तो जब सेंड करेगी तो क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी के पास। और आपने अपना कागज चला दिया था, क्या क्या चलाया था वो हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आपने अपना कागज चला दिया होगा। आप कागज चला दोगे तो वो स्टूडेंट आईडी आएगा, तो वो क्या होगा, स्टूडेंट आईडी क्या होता है, लिंक करने के लिए स्टूडेंट को किसी एक यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी का काम होता है कि एक जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो बहुत जगह पे जो है वो फेलोशिप एक्टिवेशन ना करा पाए, एक ही जगह पे उसका फेलोशिप एक्टिवेशन हो, वो उससे क्या होता है, वो लिंक हो जाता है। तो स्टूडेंट आईडी एक टाइम के बाद जब आपका ई सर्टिफिकेट अवार्ड लेटर आ जाता है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप चला देते हो, उसके बाद वो स्टूडेंट आईडी डायरेक्ट वो ऑनलाइन हो जाती है, वो वहाँ से सर्च होके लिंक हो जाता है वो आपका। ठीक है, अब दूसरा आपका ये भी क्वेश्चन दूर हो गया कि जो आपका ई सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर है वो दोनों अलग अलग आते हैं, अलग अलग रहेंगे दोनों, ये भी अलग आएगा, ये भी अलग आएगा। अब जो आपका अवार्ड लेटर है, ठीक है, अब अवार्ड लेटर है वो अगर आपका यूजीसी जेआरएफ हुआ है, यूजीसी जेआरएफ हुआ है तो अब ये देगा एनटीए आपको। ठीक है, और अगर आपका सीएसआईआर जेआरएफ हुआ है, ठीक है, तो ये आपको देगा सीएसआईआर एचआरडीजी। ठीक है, और अगर नेट का जो सर्टिफिकेट है वो एनटीए देगा, दोनों के लिए चाहे वो सीएसआईआर हो आपका नेट, चाहे वो यूजीसी नेट हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी होते हैं, तो ये बोला जाता है कि एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, और ओबीसी दो लिस्ट में होते हैं, एक सेंट्रल लिस्ट में होते हैं और एक स्टेट लिस्ट में होते हैं। तो कुछ ऐसे जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं जो स्टेट लिस्ट में होते हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं होते, और कुछ होते हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों में होते हैं। जो स्टेट और सेंट्रल दोनों में होते हैं वो ओबीसी का बेनिफिट उनको मिल जाता है। ठीक है, उनको बेनिफिट मिल, लेकिन जो सेंट्रल लिस्ट में होते हैं उनका, सेंट्रल लिस्ट का मतलब ये है कि अगर वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं होंगे तो केवल स्टेट लिस्ट में होंगे। कुछ होते हैं जो स्टेट लिस्ट में होते हैं, अगर वो स्टेट लिस्ट में होंगे तो वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं होंगे। सेंट्रल लिस्ट में नहीं होने का मतलब ये है कि उनकी जो इनकम है वो कहीं ज़्यादा होगी, या कोई ऐसा कंडीशन रहा होगा, जो स्टेट में तो वो ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में वो जो है अनरिजर्व में आते हैं। ठीक है, जो ओबीसी एनसीएल में नहीं आते। ठीक है, तो ओबीसी एनसीएल में नहीं आते तो उनको क्या होगा, उनको सेंट्रल बोला जाता है कि सेंट्रल जो लिस्ट है उसका ओबीसी सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन वो दे नहीं पाते, तो क्या होती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती। तो आपको जब फॉर्म भरें, फिल करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है वो आपको ये जरूर देख लेना है कि आप स्टेट लिस्ट में हैं या सेंट्रल लिस्ट में। अगर स्टेट लिस्ट में हैं और सेंट्रल लिस्ट में तो होंगे ही तब, लेकिन अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है और स्टेट लिस्ट में है केवल, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका होता है कि जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा होना चाहिए, कैनरा बैंक का होना चाहिए या किसी अदर बैंक का होना चाहिए।
तो देखो, चाहे कैनरा बैंक हो चाहे अदर बैंक हो, दोनों ही अकाउंट चल जाएंगे। ठीक है। अब अगर दोनों ही चल जाएंगे तो फायदा किस में है? तो फायदा आपका जो बेनिफिट होगा वो होगा कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में क्यों है? क्योंकि जो कैनरा बैंक है ये यूजीसी के साथ इसका टाई अप है। यूजीसी के साथ इसका एक समझ लो एक साथ में काम करती है कैनरा बैंक। यूजीसी और कैनरा बैंक साथ में मिलके काम करती है। तो यूजीसी जो है, कैनरा बैंक जो होता है वो क्या करता है कि जब यूजीसी फेलोशिप देती है तो सबसे पहले कैनरा बैंक को देती है, क्योंकि वो उसका पार्टनर है उसमें। ठीक है। तो कैनरा बैंक को देता है। कैनरा बैंक में अगर जिसका अकाउंट हो तो उसका 1 दिन या 2 दिन पहले बोला जाता है कि आ जाता है फेलोशिप। और जो अदर बैंक वालों का है वो 1 दिन या 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे लेट हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी चाहे वो कैनरा बैंक हो चाहे वो अदर बैंक हो, दोनों के लिए फेलोशिप आपको मतलब दोनों बैंक चल जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा जो आपको है कि जो एचआरए है, जो हाउस का रेंट है, वो अगर आप हॉस्टल में रहते हो और नॉन हॉस्टल, मतलब कहीं पीजी में या जो है आउटसाइड रहते हो, आउटसाइड कैंपस। ठीक है। और हॉस्टल का मतलब इन कैंपस। अगर आप कैंपस में रह रहे हो, मतलब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर रह रहे हो तो आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है। तो जो ये आपके फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो आउटसाइड ही रहते हैं, कैंपस में नहीं रहते, क्योंकि जो एचआरए है वो अच्छा एचआरए मिलता है 7,000 में, और 7,000 में आपको बहुत अच्छा रूम और फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन जो है कैंपस में वो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और आपको हॉस्टल का भी फीस पे करना है। तो इसलिए आपको एचआरए जो है, अगर आप हॉस्टल में हो तो आपको हॉस्टल फीस भी लगेगी, एचआरए भी नहीं मिलेगा। और बाहर रह रहे हो तो हॉस्टल फीस तो लगनी नहीं है फिर, और एचआरए आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बेनिफिशियरी कोड कब आता है? तो बेनिफिशियरी कोड ना वेरी करता है कि जो है मतलब पर्सन टू पर्सन या जो स्टूडेंट आईडी टू आईडी जो है वेरी करेगा कि किसी का 1 हफ्ते में भी हो जाता है, किसी का 14 डेज भी लगता है। जैसे मेरा था तो मेरा 14 मिनिमम 10 डेज में, मैक्सिमम 10 डेज में आ गया था स्टूडेंट आईडी बेनिफिशियरी कोड जब एक्टिवेशन होने के लिए। ठीक है। बेनिफिशियरी कोड आ जाता है जब आपके पास। फायदा क्या होता है बेनिफिशियरी कोड का, आप समझ लीजिए कि बेनिफिशियरी कोड जब आपके पास आ जाता है तो आप अपनी फेलोशिप को ट्रैक कर सकते हो, अपने पेमेंट स्टेटस को देख सकते हो, अपनी जो डिटेल्स है उनको देख सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपका फेलोशिप जो है, फेलोशिप जो है वो कब से स्टार्ट हो रही? स्टार्ट होने का मतलब मेरा ये है कि वो एडमिशन से होगी या रिजल्ट डेट से होगी। ठीक है। अब समझो, यहाँ पे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अगर आपने एडमिशन पहले लिया है, एडमिशन फर्स्ट, या एडमिशन इन पीएचडी फर्स्ट, और आपका जीआरएफ क्वालिफाई बाद में हुआ है। ठीक है। बाद में हुआ है। तो आपको जो रिजल्ट जो फेलोशिप मिलेगी, एडमिशन तो आपको पहले हो गया लेकिन आपने जीआरएफ क्वालिफाई बाद में किया है, तो जीआरएफ का जो रिजल्ट डेट होगी, रिजल्ट डेट होगी उससे मिलेगी आपको फेलोशिप। ठीक है। और अगर इन केस आपका जीआरएफ पहले हो गया है, पहले, और पीएचडी में एडमिशन जो है वो बाद में हुआ है। ठीक है। जीआरएफ पहले हो गया है तो आपको जो डेट ऑफ पीएचडी में डेट ऑफ पीएचडी रजिस्ट्रेशन है उससे मिलेगी। डेट ऑफ पीएचडी रजिस्ट्रेशन जो होगी उससे आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। तो ये आपका एक ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपने जो डिटेल इंटर किया, आपका बेनिफिशियरी कोड भी आ गया, तो उससे कितने दिन के बाद आपको फेलोशिप मिल जाएगी? तो जैसे बेनिफिशियरी कोड आता है आप इशारे चला देते हो अपना मंथली जो कंटिन्यूएशन होता है सर्टिफिकेट, वो चला देते हो। उसके जैसे वो अपलोड हो जाता है आपके वहाँ पे जो है
इनिशिएशन अप्रूवल जो पेंडिंग दिखा रहा होता है वो जनरेटेड हो जाता है, और जनरेटेड हो जाता है उसके नेक्स्ट मंथ आपकी फेलोशिप आ जाती है, उसी मंथ या नेक्स्ट मंथ आपकी फेलोशिप आ जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि एडमिशन हमने ले लिया पीएचडी में, पीएचडी में एडमिशन ले लिया और गाइड अलॉट हुआ या नहीं हुआ, तो हमें फेलोशिप मतलब कब से हम एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं सीएसआईआर के या ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे आप एडमिशन लोगे वो आपकी फेलोशिप एक्टिवेट करा देते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज होती हैं कुछ, क्या करती हैं, आपका कोर्स वर्क तक वेट करती हैं, या डिपार्टमेंट आपका होगा वो कोर्स वर्क हो जाएगा उसके बाद आपको जो है वो फेलोशिप एक्टिवेट करने को बोलते हैं। और कुछ जगह पे अभी क्या हुआ है, अभी के टाइम पे जो नया रेगुलेशन आया उसमें ये बोला गया है कि आपको गाइड अलॉट हो जाएगा, जो गाइड है वो अलॉट हो जाएगा, और आप पहले मतलब कोर्स वर्क के टाइम पे ही और आप अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हो। तो ये भी है, तो पीएचडी के टाइम पे भी आप एक्टिवेट करा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कोर्स वर्क में एक्टिवेट करा सकते हैं, हाँ अगर आपका इंस्टीट्यूट अलाउ करता है तो आप कोर्स वर्क में भी एक्टिवेट करा सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जेआरएफ के एक्टिवेशन के टाइम पे हमें जो रिसर्च टॉपिक है वो डालना होता है। तो जब आपका सीएसआईआर जेआरएफ है, तो मैंने जब बताया भी है कि अगर सीएसआईआर जेआरएफ है तो वहाँ पे जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है उसमें एक कॉलम होता है, वहाँ पे आपको टॉपिक देना होता है, तो आप टॉपिक दे दोगे वहाँ पे कि हाँ ये टॉपिक पे हम कर रहे हैं। बाकी जो यूजीसी जेआरएफ है उसके एक्टिवेशन में आपका जो टॉपिक है पीएचडी का वो नहीं होता। अब एक क्वेश्चन बहुत फनी सा था कि क्या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेना जरूरी है। देखो, जो आपको ये समझना होगा, जो फेलोशिप मिल रही है वो पीएचडी करने के लिए मिल रही है, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं मिल रही कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आपको फेलोशिप मिलेगी, नहीं। जो फेलोशिप मिल रही है वो पीएचडी करने के लिए मिल रही है, तो पीएचडी करने के लिए मिल रही है तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। अब क्या जो पीएचडी है वो रेगुलर होनी चाहिए या पार्ट टाइम पीएचडी में भी हमको फेलोशिप मिलेगी हमारे जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद। तो जो आपकी जो पीएचडी है, जो पीएचडी है वो रेगुलर होगी। ठीक है, रेगुलर होते हैं और पार्ट टाइम। तो फेलोशिप रेगुलर होगी तभी फेलोशिप मिलेगी आपको। ठीक है, तभी फेलोशिप मिलेगी, पार्ट टाइम होगी फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर आपको फेलोशिप चाहिए, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और रेगुलर मोड में लेना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जेआरएफ क्वालिफाई तो आपने कर लिया, टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम तक हम एक्टिवेट करा सकते हैं अपने फेलोशिप का। मतलब हमने ज्वाइन कर लिया, एक होता है कि रिजल्ट आ गया, हमने एडमिशन नहीं लिया, तो उस पर तो आपके अवार्ड लेटर पे लिखा होता है 2 साल। ठीक है, 2 साल तक आप फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो रिजल्ट की डेट से। लेकिन आपने जैसे एडमिशन ले लिया, अब वहाँ पे 6 महीने या 8 महीने आपका एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया है, वो आपको 1 साल भी लगेंगे तो आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा सारा, जब आपका सारी प्रोसेस हो जाएगी एक्टिवेशन की। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर करना चाह रहे हैं तो क्या हमें फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। तो बिल्कुल मिलेगी। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर रेगुलर मोड में आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको फेलोशिप जरूर मिलेगी। ठीक है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन थे जो आपको जानकारी चाहिए थी, और इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है एक एक साथ में सारे क्वेश्चंस को। आप देखिएगा, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम वहीं पे बता देंगे आपको। ठीक है। और अगर आपको कोई फेलोशिप से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी होगी तो सारी, चाहे ओबीसी एनएफओबीसी की फेलोशिप हो, चाहे सीएसआईआर की फेलोशिप है, चाहे यूजीसी की फेलोशिप हो, चाहे आपका जेआरएफ टू एसआरएफ का अपग्रेडेशन हो, एकदम सटीक जानकारी आपको हमने दे दी ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट है या इस चैनल पे, उसमें जाइएगा, उसमें यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप एक्टिवेशन करके एक सेक्शन है, वहाँ पे आप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।